Hello everyone, I am Gagan Ladda and we here at Everdemy helps teachers, mid and small size coaching owners to create their own online academy। और आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आप अगर ऑनलाइन कोर्सेज आप अगर क्रिएट कर रहे हैं, आपकी ऑलरेडी अगर एक ऑनलाइन एकेडमी है या फिर आप फ्यूचर में अगर ऑनलाइन एकेडमी अपनी क्रिएट करना चाहते हैं तो आपकी सेलिंग की प्रोसेस क्या होनी चाहिए। सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है वो होता है कोर्स सेलिंग का। तो कोर्स सेलिंग की प्रोसेस आप किस तरह से कर सकते हैं उसका मैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको बताऊंगा। और ये वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो जितने भी बड़ी एडटेक कंपनीज हैं, वेदर इट बी बायजूस, अनअकैडमी, वेदांतु, जितनी भी बड़ी एडटेक कंपनीज है सब के सब यही प्रोसेस को यूज करते हैं अपने कोर्सेज को सेल करने में। तो आप भी सेम प्रोसेस को यूज करके अपने कोर्सेज को सेल कर सकते हैं और अपनी ऑनलाइन एकेडमी को एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा सकते हैं। सो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और हम ये पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे। सो फ्रेंड्स, जो सबसे पहली प्रोसेस होती है इस पूरी सेलिंग कोर्स सेलिंग प्रोसेस में, जो सबसे पहला स्टेप होता है, दैट पर्टिकुलर स्टेप इज दैट ऑफ द लीड जनरेशन। नाउ व्हाट इज द लीड? लीड किसको बोलते हैं? लीड्स आर नथिंग बट द पोटेंशियल कस्टमर्स। ऐसे लोग जो आगे चल के आपके कस्टमर बन सकते हैं, आगे चल के आपके कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, ऐसे सारे लोग आर नोन एज लीड्स। उन सबको हम क्या कहेंगे? लीड्स। नाउ द बिगेस्ट चैलेंज इन द ऑनलाइन मार्केट इज़ कि आपका जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा, उसकी विड्थ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ मार्केट है। और द अनफॉर्चुनेट पार्ट इज़ कि उसमें से आपको छांटना जो है बहुत मुश्किल होता है, आपके काम के लोगों को छांटना बहुत मुश्किल होता है। व्हेन यू गो टू डिजिटल मार्केटिंग पार्ट, इतने सारे लोग, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ लोग ऑफ पीपल आर देयर इन द इंटरनेट, तो उसमें से आपको आपके काम के लोग किस तरह से मिले। ओके, तो यही काम होता है डिजिटल मार्केटिंग का। जो डिजिटल मार्केटिंग तो एक मेथड है बट अल्टीमेटली उसका जो पर्पस है, दैट पर्पस इज नथिंग बट द लीड जनरेशन। उस डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, हम अपने काम के लोगों को अपने पास लेके आते हैं किसी तरह से। सो दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज नोन एज द लीड जनरेशन। नाउ लीड जनरेशन के लिए जो सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है, अगर आप इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप सबसे पहले इस चीज़ को फॉलो करिए, दैट यू मस्ट सेलेक्ट द नीश। नीश मतलब एक स्मॉल सेगमेंट ऑफ द मार्केट। आपके मार्केट का एक छोटा सा सेगमेंट आपको कंसिडर करना है, छोटे से सेगमेंट को ही आपको टारगेट करना है। इनफैक्ट मैं इससे थोड़ा सा और आगे जाऊंगा और मैं कहूँगा यू हैव टू सेलेक्ट नीश ऑफ द नीश। नीश ऑफ द नीश, नीश ऑफ द नीश मतलब सेगमेंट का भी एक छोटा सा सेगमेंट। तब आपकी टारगेटिंग जो है वो बहुत इजी रहेगी। फॉर एग्जांपल, सपोज आप JEE की क्लासेस अगर करा रहे हैं तो JEE में आप हो सकता है कि पूरा सारे सब्जेक्ट्स अगर आप इनिशियली स्टार्ट ही कर रहे हैं, देन यू मस्ट स्टार्ट विद ओनली वन सब्जेक्ट। कोई भी एक सब्जेक्ट से आप स्टार्ट करिए। लेट सपोज यू आर स्टार्टिंग विद फिजिक्स सब्जेक्ट, और उसमें भी आपको टारगेट किस तरह से करना है। आप सपोज हिंदी में अगर पढ़ाते हैं, आपकी आदत हिंदी में पढ़ाने की है, यू जस्ट हैव टू टारगेट द हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स। सिर्फ हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स को ही वहाँ पर आपको टारगेट करना है। ओके, तो हमने क्या किया, हमने एक नीश सेलेक्ट किया। JEE वॉज अ नीश, फिजिक्स वॉज द नीश ऑफ द नीश, और उसमें भी हमने उसको और थोड़ा सा नैरो कर दिया। हमने अपने टारगेट को और थोड़ा सा नैरो कर दिए और हमने ये देखा कि उसमें भी हिंदी स्पीकिंग, हिंदी वाले लेक्चर्स जो है वो हम क्रिएट कर रहे हैं, हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस को ही हमको अट्रैक्ट करना है। तो अगर आपके पास नीश ऑफ द नीश नहीं है तो मान के चलिए आपकी जर्नी जो है वो थोड़ी सी आगे चल के डिफ़िकल्ट होने वाली है। अगर आप इंडिविजुअल कैपेसिटी पे ये चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं तो अगर आप एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन है देन डेफिनेटली आप उतनी कैपेसिटी से कर सकते हैं, क्योंकि फिर डिजिटल मार्केटिंग की आपकी बजटिंग भी उतनी ज़्यादा होगी। बट अगर आप इनिशियली स्टार्ट ही कर रहे हैं एज अ मिड और स्मॉल साइज कोचिंग ओनर और एज अ ट्यूशन टीचर अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, यू हैव टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक वाइल सेलेक्टिंग योर नीश। जैसे मैंने स्टार्ट किया था गेट एग्ज़ाम से। गेट इंजीनियरिंग के बाद की एग्ज़ाम होती है और उसमें भी मैंने एक बहुत छोटे सेगमेंट को, उसके मैकेनिकल पार्ट को मैंने टारगेट किया था। ओके, सो यू ऑलवेज हैव टू सेलेक्ट दैट नीश ऑफ द नीश, तब आपकी टारगेटिंग जो है वो बहुत ईजी होती है। नाउ वेंस यू हैव सेलेक्टेड दैट नीश ऑफ द नीश, अब उसके बाद आपको उसके लिए, उन लोगों के लिए, अपने टारगेट मार्केट के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स आपको तैयार करने हैं। ओके, एंड द बेस्ट थिंग ऑफ मार्केटिंग, बेस्ट मार्केटिंग प्रैक्टिस यू कैन से फॉर दिस ऑनलाइन मार्केटिंग का जो बेस्ट प्रैक्टिस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए है, दैट इज़ नथिंग बट द कंटेंट मार्केटिंग। ये अल्टीमेटली आपको इनकी कंटेंट मार्केटिंग करनी है। तो कंटेंट मार्केटिंग के हिसाब से ही आपको अपने कंटेंट जो है वो क्रिएट करना है। ओके, अब वो कंटेंट्स को क्या कर सकते हैं, यू कैन डिस्प्ले दोज कंटेंट्स ऑन फेसबुक, यू कैन डिस्प्ले दोज कंटेंट्स ऑन यूट्यूब। यूट्यूब इज़ द बेस्ट मीडियम। आप अलग अलग जगह में अपने कंटेंट्स को आप डिस्प्ले कर सकते हैं एंड देन उसके बाद अगर आप चाहें तो उसको फिर प्रमोट कर सकते हैं।
ओके तो उससे होगा क्या, आपने सपोज फिजिक्स के JEE फिजिक्स के लेक्चर्स बनाए तो ऐसे ही स्टूडेंट, ऐसे ही लोग आपसे कनेक्ट होंगे जो उस पर्टिकुलर चीज़ में इंटरेस्टेड है। ओके अब वहाँ से आप फिर उन लोगों को अपने पास किसी ना किसी तरीके से आप लेके आ सकते हैं। अब वो मीडियम क्या हो सकता है, डेट कैन बी इधर अ लैंडिंग पेज, आप एक लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकते हैं। ओके लैंडिंग पेज, अगर जो लोग नहीं जानते हैं, लैंडिंग पेज इज काइंड ऑफ वेब पेज ओनली, आपका एक तरह से वेब पेज ही रहेगा और उसमें अल्टीमेटली उसका पर्पज़ ये होना चाहिए कि जो भी वहाँ पर विजिट कर रहा है आपको उनकी डिटेल्स वहाँ पर लेनी है। ओके दैट इज़ द पर्पस ऑफ लैंडिंग पेज। ओके तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो भी कुछ यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ चीज़ें अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप ये बोल सकते हैं कि आपको और फ्री कंटेंट से आपको हमसे जुड़े रहना है तो आप या तो हमारे लैंडिंग पेज में आ सकते हैं, या फिर जो बेस्ट थिंग होती है डेट इज़ ऑफ ऐप डाउनलोड्स। आपका अगर एक ऐप है कोचिंग का तो आप उनको अपने मोबाइल एप्लीकेशन में लेके आइए। दिस इज़ द बेस्ट थिंग विच आई शुड सजेस्ट, क्योंकि एप्लीकेशन में फिर उनकी ट्रैकिंग बहुत इजी होती है, कौन स्टूडेंट आपके काम का है कौन काम का नहीं है, ये चीज़ सारी चीज़ें आप आसानी से वहाँ पर देख सकते हैं। या फिर अगर आप इन दोनों में नहीं जाना चाहते देन यू कैन सिंपली क्रिएट अ व्हाट्सएप ग्रुप और अ टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज। इस तरह से भी आप उनको, अपने जो टारगेट ऑडियंस है उनको आप किसी तरीके से आपको अपने पास लेके आना है। तो क्या ये यूज़ कर सकते हैं आप, लैंडिंग पेज यूज़ कर सकते हैं, यू कैन यूज़ ऐप डाउनलोड्स और यू कैन क्रिएट व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप। ओके और अल्टीमेटली इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस ये है कि जो भी आपके इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं उनको किसी तरीके से आपको अपनी एक्टिविटीज़ में आपको एंगेज करके रखना है और एंगेज करना है। और ये यू मस्ट इंश्योर दिस थिंग, यू मस्ट प्रोवाइड द वैल्यूएबल कंटेंट्स। वहाँ पर ऐसा नहीं कि हम सिर्फ उनको एंगेज करने के लिए, सिर्फ अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए हम वहाँ पर बुला रहे हैं, आपको जेन्युइनली वैल्यूएबल कंटेंट्स उनको प्रोवाइड करने होंगे। ओके तो जो भी कुछ आप कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि 100% कंटेंट जो आप सेल करने वाले हैं वो पूरे प्रोवाइड कर दीजिए, बट एटलीस्ट कुछ पार्ट जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसका आपको एक तरह से 100% वहाँ पर उस चीज़ का देना है। कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसको इस तरह से देना है डेट इट मस्ट बी द ऑफ सम वैल्यू, कुछ वैल्यू की चीज़ें ही उनको मिलेगी तभी वो स्टूडेंट आपके पास वहाँ पर रिटेन होगा, अदरवाइज वो वहाँ से चले जाएगा। तो सबसे पहली प्रोसेस जो मैंने बताया आपको दैट इज ऑफ द लीड जनरेशन। लीड जनरेशन में क्या कर सकते हैं, यू कैन create free contents and then divert the students to your platform either through landing page or through app downloads or through WhatsApp and Telegram group। ओके तो ये पहली स्टेप हुई ना। वंस यू हैव गैदर्ड द स्टूडेंट्स, एक बार स्टूडेंट्स आपके पास आ गए हैं, आपसे जुड़ने लग गए हैं, देन उसके बाद सेकेंड स्टेप में आपको जाना है विच इज़ ऑफ सेल्स। ये बहुत ज़रूरी स्टेप रहती है, इसको आप सेल्स की तरह के बजाय इसको एंगेजमेंट प्रैक्टिसेस के रूप में देख सकते हैं। तो किसी भी तरह से जो स्टूडेंट आपके पास आ रहे हैं उनको आपको एंगेज करके रखना है। ओके अब ये एंगेजमेंट किस तरह से होता है तो इसको देखिए, ये बहुत ध्यान से समझिएगा प्रोसेस को। ये क्योंकि जितनी भी बड़ी कंपनीज, बड़ी एडटेक कंपनीज रहती है या इनफैक्ट जितनी भी कंपनीज रहती है वो सब कुछ कहीं ना कहीं इसी प्रोसेस को फॉलो करती है, सेल्स की प्रोसेस को ही फॉलो करती है, तभी वो लोग अपने जो कोर्सेस है या फिर अपना जो सामान है वो आपको बेच पाते हैं। ओके और कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड हम भी उस चीज़ से इन्फ्लुएंस होते हैं, तभी हम किसी पर्टिकुलर ब्रांड का कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, अदरवाइज हम उस चीज़ को नहीं खरीदेंगे। तो सबसे पहले तो आप सेल्स का फ़नल समझ लीजिए, ये बहुत ज़रूरी फ़नल है। एक बार आपने इस चीज़ को समझ लिया तो फिर आपकी सेलिंग प्रोसेस जो है वो बहुत ईजी हो जाएगी। ओके तो सेल्स का जो फ़नल है, फ़नल इन द सेंस ये इस तरह का मैं फ़नल क्रिएट कर रहा हूँ। ओके ये 3 पार्ट इस फ़नल में रहते हैं। सबसे पहले जो रहता है वो होता है अवेयरनेस वाला फेज़। ये अलग अलग फेज़, जितनी भी ऑडियंस आपके पास लीड्स के फॉर्म में आ रही है उनको हम 3 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले जो रहता है वो अवेयरनेस वाले भी रहते हैं, उसके बाद कंसिडरेशन वाले रहते हैं एंड देन लास्ट डिसीजन। ओके तो जितने भी आपके लीड्स आ रही है, यहाँ पर जितनी भी लीड्स आ रही है इनिशियली हो सकता है कुछ लीड्स अवेयरनेस वाले फेज़ की हो, कुछ कंसिडरेशन वाले की हो या फिर कुछ डिसीजन वाली हो। अब आपका जो टारगेट है वो ये है कि जो अवेयरनेस वाले हैं उनको पुश करके इस फनल में पुश करके कंसिडरेशन में लाना है, जो कंसिडरेशन में है उनको पुश करके डिसीजन में लाना है, और जो डिसीजन जो फाइनल डिसीजन मेकिंग में है उनको फाइनली आपको अपना प्रोडक्ट सेल करना है। और एक स्टडी के अनुसार दोज प्रोपोर्शन आर जस्ट 3%, हो सकता है इससे कम भी हो सकता है 1-8%, बहुत ज़्यादा नहीं, हो सकता है 1 या 2% इससे ज़्यादा हो, डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ योर कंटेंट्स। आपके कंटेंट की क्वालिटी कितनी है उस पर ये चीज़ डिपेंड करती है। तो 3% ऐसे लोग रहते हैं
हैं जो लोग तुरंत आपके कोर्सेज को परचेस कर लेंगे। इसके अलावा 7% ऐसी ऑडियंस रहती है जो परचेस तो करना चाहती है बट ये थोड़ा सा कंसिड्रेशन वाले फेज़ में है। कंसिड्रेशन वाले फेज़ में इन द सेंस कि अभी वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। वो हो सकता है आपको देख लिए, फिर वो आपने भी ये चीज़ बहुत बार महसूस की होगी, आप किसी वेबसाइट में जाते हैं, आप किसी चीज़ को पसंद करते हैं, आप सोचते हैं कि यार अभी तो उतनी ज़रूरत नहीं, मैं फिर कभी इसको लौट के आऊँगा, और हो सकता है कि बाद में आप लौट के जा ही ना। तो ये 7% की ऑडियंस जो रहती है ये रहती है आपके कंसिडरेशन फेज़ की ऑडियंस। 3% ऑडियंस जो रहती है वो डिसीजन फेज़ की रहती है। 7% ऑडियंस जो रहती है वो रहती है आपके कंसिडरेशन फेज़ की ऑडियंस। ओके, अब इन पे क्या है, इन पे अगर आप थोड़ी सी मेहनत अगर आप करते हैं, थोड़ी सी अगर आप इस पे कुछ मार्केटिंग करते हैं, कंटेंट मार्केटिंग करते हैं, वो कैसे क्या करते हैं वो सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे। बट थोड़ी सी अगर आप इन पे मेहनत करते हैं अपनी सेल्स टीम के थ्रू तो आप इनको आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, आसानी से ये आपके पास आ जाएंगे। और जो इसके अलावा जो अराउंड दिस इज 10% के अलावा 30% की जो ऑडियंस रहती है, 30% ऑडियंस जो रहती है वो ऐसी रहती है कि अभी उनको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बट ऐसा है कि आने वाले 2-4 महीने के अंदर अंदर उनको डेफिनेटली उस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और उस समय वो लोग फिर ऑप्शन देखना शुरू करेंगे और हो सकता है आपका ऑप्शन उस समय ना मिले तो हो सकता है कि वो दूसरे प्लेटफॉर्म दूसरी जगह डाइवर्ट हो जाए। तो ये प्रपोर्शन कम नहीं होता है 30%। और एक चीज़ जो मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आप डिजिटल मार्केटिंग में जा रहे हैं, जब आप लीड्स कलेक्ट कर रहे हैं तो हर एक लीड का एक पर्टिकुलर कॉस्ट है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड है। और जब आप लीड्स को वेस्ट कर रहे हैं आप एक तरह से अपने पैसे को वेस्ट कर रहे हैं। ओके, तो जो 100 लोगों में से आपके पास प्रोबेबिलिटी है 40 लोग को कन्वर्ट करने की, 30 + 10 40, ये 40 लोग को कन्वर्ट करने की प्रोबेबिलिटी है। आप क्या कर रहे हैं, इस चीज़ पे काम ना करके सिर्फ और सिर्फ आप डिजिटल मार्केटिंग अगर करते हैं तो आप 3% लोगों को ही सिर्फ 3 लोग को कन्वर्ट कर पाए। फिर आपको और 3 को करना है तो आप और 100 लीड्स लेके आएंगे, और 3 को करना है फिर आप और 100 लीड्स लेके आएंगे। हर एक लीड का अपने आप में कॉस्ट एसोसिएटेड है। तो आप ये हिसाब लगा लीजिए कि 40 लोगों को कन्वर्ट करने के लिए आपको कितना पैसा लगेगा, जो कि यहाँ पर सिर्फ 100 लोगों के पीछे आप 40 लोग कन्वर्ट कर पा रहे थे। हो सकता है कि अब 10,000 या 15,000 लीड्स के पीछे आप 40 लोग को कन्वर्ट कर पाएँ। ओके, तो इसलिए इन 30% पे काम करना बहुत ज़रूरी है। और ये जो 30% वाले लोग रहते हैं ये जाते हैं आपके नर्चर में। इनको आपको नर्चर करते रहना ज़रूरी है। कंटिन्यूसली आपको कुछ ना कुछ कंटेंट्स के थ्रू आपको इनको अपनी प्रेजेंस का जो एहसास है वो आपको अल्टीमेटली दिलाते रहना है। ओके, और जितनी भी आप देखेंगे जितनी एडटेक बड़ी कंपनीज जो है वो यही करती है कि हर कोई को फ्री कंटेंट्स क्यों इतना ये लोग यूट्यूब में प्रोवाइड कर रहे हैं। अल्टीमेटली दे आर गैदरिंग द ऑडियंस और एक तरह से सबको नर्चर करते जा रहे हैं। रेगुलर प्रेजेंस ये लोग अपना बनाए रख रहे हैं। तो जिस भी दिन उसको ज़रूरत पड़ेगी, उस स्टूडेंट को ज़रूरत पड़ेगी, वो सबसे पहले फिर उस कंपनी का, जिस कंपनी के वीडियो लेक्चर्स वो अभी तक देखते आए हैं, जिसके टीचर्स से वो फैमिलियर है, जिसकी क्वालिटी ऑफ टीचिंग वो जानता है, सबसे पहले वो उसके कोर्सेज को परचेज करता है। तो अल्टीमेटली जो पूरा खेल होता है वो इसी 30% को कैप्चर करने का होता है, नर्चर का होता है। ओके, और जो बचे हुए 40% है, ये 40% तो ऐसे लोग हैं कि जिनको अगर आप फ्री में भी आप प्रोवाइड कर दे तब भी वो नहीं लेंगे। ये रहते हैं वेस्ट लोग रहते हैं जिन पे हमको दिमाग नहीं लगाना है, तो इन पे आप दिमाग नहीं लगा सकते। बट अल्टीमेटली ये जो 40 लोग हैं, सॉरी नॉट 40%, अराउंड 60% ये ऐसे लोग हैं जो लोग अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी प्रोवाइड करते हैं तो भी आपके प्रोडक्ट को हो सकता है कंसिडर ना करें। हो सकता है उसमें से कुछ लोग धीरे से फिर नर्चर में आके आपके पास आ जाए। बट अल्टीमेटली ये जो 40% के लोग हैं ये सीधा सीधा आपसे कन्वर्ट हो सकते हैं। बट हमारा क्या होता है, हम सिर्फ और सिर्फ इन 3% में ध्यान देते हैं, बचे हुए 37% पे ध्यान नहीं देते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली जो सेल्स प्रोसेस का जो मोटो है वो यही होना चाहिए कि इन 40% लोगों को अपने पास आप किस तरह से लेके आए। तो उसके अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग फेसेस। जैसे मैंने बताया कि कुछ लोग हो सकता है कि अवेयरनेस के फेज़ में हो, अभी बहुत ज़्यादा उनमें अवेयरनेस नहीं हो उस पर्टिकुलर कोर्सेज़ को लेके या उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम को लेके। कुछ हो सकता है कि अवेयरनेस हो बट कंसिडरेशन के फेज़ में हो, और कुछ हो सकता है कि डिसीजन के फेज़ में हो। तो आपको करना क्या है, आपको इन तीनों फेजेस के हिसाब से अपने कंटेंट्स को डिज़ाइन करना है और उस कंटेंट को उनके तक पहुँचाना है। किसी भी तरह से आप पहुंचा सकते हैं। आप ईमेल मार्केटिंग के थ्रू पहुंचा सकते हैं, आप मोबाइल एप्लीकेशन, जैसे मैं बताया सबसे अच्छा मीडियम होता है मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू पहुंचा सकते हैं, किसी की व्हाट्सएप के थ्रू पहुंचा सकते हैं, किसी भी मीडियम के थ्रू आप पहुंचा सकते हैं। अब इनको किसको क्या क्या कंटेंट आपको देना चाहिए, इस चीज़ को ध्यान से समझिए। अगर कोई बंदा अवेयरनेस के फेज़ में है,
अगर कोई बंदा अवेयरनेस के फेज़ में, तो आप उसको क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप वाई वीडियोज़, वाई एंड वॉट वीडियोज़ प्रोवाइड करिए। वाई एंड वॉट वीडियोज़ का मतलब है कि लेट सपोज आप JEE की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करा रहे हैं, तो आपको तो सबसे पहले उसको ये चीज़ बतानी पड़ेगी कि भाई ये एग्ज़ाम आखिर देना आपके लिए क्यों ज़रूरी है। Why is this particular exam important for you? Why getting engineering admission is important for you? क्योंकि हो सकता है कि अभी वो 10th में है, 11th में है, वो अभी तक ऑप्शंस इवेलुएट कर रहा है कि 12th के बाद मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, बिजनेस में जा सकता हूँ, या फिर वट एवर बी द ऑप्शंस, इंटीरियर में जा सकता हूँ। क्योंकि अगर मैथ्स वाला बंदा है, हो सकता है बहुत सारे ऑप्शंस है उसके पास। तो सबसे पहले तो आपको ये अवेयरनेस उसमें क्रिएट करनी पड़ेगी कि वो इंजीनियरिंग ही उसको क्यों करना चाहिए। ओके, और इंजीनियरिंग में उसको क्या क्या चीज़ों के बेनिफिट हो सकते हैं, तो ये कहलाएंगे उसके वाई वीडियोस। और व्हाट वीडियोस कि क्या क्या चीज़ हो सकती है, व्हाट एल्स थिंग्स आर नेसेसरी फॉर गेटिंग एन इंजीनियर, क्या क्या चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ती है। तो ये दोनों तरह के वीडियोस, या तो वाई वीडियोस या फिर व्हाट वीडियोस, ये सारे वीडियोस आप प्रोवाइड कर सकते हैं इनको अवेयरनेस फेज में। इसके बाद आपको प्रोवाइड करना है हाउ टू वीडियोज़। पहला तो हो गया वाई वीडियोज़ एंड व्हाट वीडियोज़ कि व्हाट आर द बेनिफिट्स, यू कैन से व्हाई दिस पर्टिकुलर थिंग इज नेसेसरी एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स। तो वाई वीडियोज़ और व्हाट वीडियोज़ हो गया। सेकंड हो गया हाउ टू वीडियोज़। हाउ टू वीडियोज़ में क्या क्या आ जाएगा कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम, किस तरह से आप प्रिपरेशन आपको रखनी चाहिए, किस तरह से इसका एग्ज़ाम पैटर्न इसका कैसा होता है, क्या सारी चीज़ें जो जानने के लिए ज़रूरी होती है इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर उसको बताना है। तो ये सारी अभी बातें चल रही है अवेयरनेस फेज़ की। ओके, इसके अलावा कुछ आप सब्जेक्ट के वीडियोस प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे कंसेप्ट जो विच इज़ एक्चुअली डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर देम, उस तरह के वीडियोस आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका अवेयरनेस का फेज़। अवेयरनेस के फेज़ में आपको जो कंटेंट्स प्रोवाइड करने हैं, वो इस तरह के कंटेंट्स आप अवेयरनेस के फेज़ में प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, देन धीरे धीरे वो पर्टिकुलर बंदा हो सकता है धीरे धीरे फिर कंसिड्रेशन में आए। अब उसको ये चीज़ समझ में आने लग गई कि हाँ भाई, ये पर्टिकुलर एग्ज़ाम के ये सारे बेनिफिट्स हैं, नाउ आई मस्ट कंसिडर दिस पर्टिकुलर एग्ज़ाम। अब मुझे ये एग्ज़ाम देनी है। ओके, तो अब मुझे इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी स्टार्ट करनी पड़ेगी, और प्रिपरेशन जब स्टार्ट करनी है तो मुझे धीरे धीरे इंस्टीट्यूट्स के बारे में भी सर्च करना पड़ेगा। ओके, तो अब ये वो इस कंसिड्रेशन फेज़ में है। तो इस फेज़ में आपको क्या करना है, इस फेज़ के लिए आपको जो कंटेंट्स क्रिएट करने हैं, दोज आर फ्री ट्रायल्स और वेबिनार्स। ओके, अब आप क्या कर सकते हैं, अब जब वो कंसिडर करने लगा है कि भाई ये एक ऑप्शन मेरे लिए अच्छा हो सकता है, मैं भी इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर सकता हूँ, मैं भी IIT में जा सकता हूँ, एक बार उसको उस चीज़ की अवेयरनेस आ गई, अब क्या करना है, आपको कुछ फ्री ट्रायल्स उसको प्रोवाइड करना है। अपने कोर्सेज़ का कुछ फ्री ट्रायल आपने प्रोवाइड किया, कुछ आप लाइव सेशंस लेते हैं तो वो लाइव सेशंस आपने प्रोवाइड किया। ये सारी चीज़ें आपको इस कंसिडरेशन के फेज़ में उसको प्रोवाइड करनी है। देन फाइनली उसका आता है डिसीजन फेज़। ओके, देन इस डिसीजन फेज़ में अब उसने क्या देखा कि उसने फ्री ट्रायल अटेंड कर लिया। हो सकता है आपके साथ 4 इंस्टीट्यूट और होंगे, वो सबका फ्री ट्रायल अटेंड कर रहा है, सबके लाइव वीडियोस देख रहा है, सबके वेबिनार्स अटेंड कर रहा है। अब वो डिसीजन करने वाला है कि भाई अब मुझे किस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से कोई कोर्स जो है वो खरीदना है। तो अब आप उसको क्या करना है, अब उसको एजुकेट करना है आपको टेस्टिमोनियल्स के थ्रू। अब आपको ये बताना है कि वाई यू शुड सेलेक्ट अस, आप हम ही को क्यों सेलेक्ट करें, इस तरह के कंटेंट्स आपको प्रोवाइड करना है। और बेस्ट थिंग फॉर दिस इज़ टू प्रोवाइड द टेस्टिमोनियल्स। आपके जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, जो बहुत अच्छा स्कोर कर चुके हैं, जो आपकी टीचिंग मैथोडोलॉजी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं, ऐसे लोगों के आप वीडियो टेस्टिमोनियल्स बनाइए, टेक्स्ट टेस्टिमोनियल्स बनाइए, और उस टेस्टिमोनियल को आप उसको प्रोवाइड करना शुरू करिए। ओके, एंड लास्ट थिंग इज़ अबाउट द प्राइसिंग। तो ये सारी चीज़ें आपको उसको डिसीजन मेकिंग वाले में कंटेंट प्रोवाइड करना है। अल्टीमेटली जैसा मैंने बताया कि एजुकेशन मार्केट में सबसे जो बेस्ट मार्केटिंग प्रैक्टिस है, डेट इज़ ऑफ कंटेंट मार्केटिंग ओनली। आप कंटेंट्स के थ्रू ही बहुत ईजिली और बहुत अच्छे तरीके से उसको एजुकेट कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये 3 फेज़ हमने देखा। सबसे पहले अवेयरनेस फेज़ में आप क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, देन कंसिडरेशन जो अवेयरनेस फेज़ में है। अब इस चीज़ को समझिए कि आपने सपोज़
क्यों ये फ़नल के बारे में मैं बताया हूँ और क्यों ये ज़रूरी है इस स्टेप को फॉलो करना। सपोज़ कोई बंदा आपके पास आता है कि आपके मोबाइल एप्लीकेशन उसने डाउनलोड किया या फिर आपके लैंडिंग पेज में आके उसने आपको अपने ईमेल सबमिट किया और आपने सबसे पहला ही वीडियो उसको भेज दिया कि भाई ये मेरे कोर्स है और ये इसकी प्राइसिंग है, तो क्या होगा, वो ऑब्वियसली वहाँ से फिर हट जाएगा कि यार मेरे को तो ज़रूरत नहीं है, मैं क्यों करूँ इसको, और हो सकता है वापस रिटर्न होके आए भी ना। ओके, तो जो अवेयरनेस के फेज़ में है उसको आपको अवेयरनेस के कंटेंट प्रोवाइड करना है, जो कंसिड्रेशन में है उसको कंसिड्रेशन के, जो डिसीजन मेकिंग में है उसको डिसीजन मेकिंग के ही कंटेंट्स आपको प्रोवाइड करना है। ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि अब हमको पता कैसे चले कि कौन अवेयरनेस के फेज़ में है, कौन कंसिडरेशन में, कौन डिसीजन मेकिंग में, ये हम किस तरह से पता कर सकते हैं। तो इसके लिए बेस्ट जो चीज़ रहती है डेट इज़ ऑफ सेल्स टीम। ओके, आप एक सेल्स टीम आप अपनी खुद हायर कर सकते हैं, 1 या 2 लोग की, बहुत ज़्यादा बड़ी टीम अभी आपको चाहिए नहीं, 1-2 लोगों की आप सेल्स टीम हायर कर सकते हैं और उनका काम ही यही रहेगा कि हर एक स्टूडेंट को दिन भर कॉलिंग करेंगे और कॉल करके ये चीज़ चेक करेंगे कि भाई वो किस फेज़ में है, उस तरह के कंटेंट्स आप उनको प्रोवाइड करना शुरू करिए। ओके, और ये ज़रूरी नहीं है कि सेल्स टीम के थ्रू हो, ये जो मैक्सिमम जो बड़ी कंपनीज रहती है कुछ एक सेल्स पर्सन वो लोग हायर करते हैं, सेल्स टीम तो उनकी बहुत बड़ी रहती है। इसके अलावा ऑटोमेशन प्रोसेस उनकी रहती है। ऑटोमेशन प्रोसेस मीन्स उनके एप्लीकेशन में ही अगर आप जाएंगे तो एप्लीकेशन के थ्रू ही वो लोग ट्रेस कर लेते हैं ये सारी चीज़ें कि भाई कौन आपका किस फेज़ में जा रहा है। वी हियर एट एवरडेमी हम भी जो एप्लीकेशन प्रोवाइड करते हैं टीचर्स को, तो उसमें भी ये सारी चीज़ें रहती है। आप हर एक स्टूडेंट की डिटेल्स को वहाँ पर ट्रेस कर सकते हैं, उसकी हिस्ट्री को ट्रेस कर सकते हैं कि इसने क्या क्या एक्टिविटीज़ इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में प्रोवाइड की है, इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में उसने की है। ओके, हो सकता है कि कोई सिर्फ और सिर्फ फ्री कंटेंट्स कर रहा है, फ्री कंटेंट्स देख रहा है, हो सकता है कि कोई फिर आपके पेड कोर्सेज में आके उसको परचेस करना चाह रहा है, तो आपके पास वो सारी चीज़ें आ जाएगी कि कौन कौन पेड कोर्सेज में आपके इंटरेस्टेड है। तो आपका जो शुरू में फोकस रहना चाहिए वो उन पेड वालों की तरफ रहना चाहिए, पेड वालों को किस तरह से आपको कन्वर्ट करना है उस पर आपका फोकस रहना चाहिए। कंसिड्रेशन वालों को आप डिसीजन में कैसे ला सकते हैं, अवेयरनेस को आप कंसिड्रेशन में कैसे ला सकते हैं, धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ों की जो मैट्रिक्स है वो आपको वहाँ पर मिल जाती है। तो ये एक हमारे जो ऑनलाइन एकेडमी हम लोग प्रोवाइड करते हैं टीचर्स की खुद की ऑनलाइन एकेडमी, उनके खुद के नाम का जो एप्लीकेशन प्रोवाइड करते हैं, इसमें एक एक्सक्लूसिव फीचर है जो सिर्फ बड़ी कंपनीज ही अब तक यूज़ करती आ रही है। बट वो चीज़ अब हम हर एक एकेडमी को वो चीज़ प्रोवाइड करने लगे कि आप हर एक पॉइंट पे अपने यूज़र को आप ट्रेस कर सकते हैं। आप ये चीज़ देख सकते हैं कि कौन कौन से स्टेज में है, कौन अवेयरनेस में है, कौन कंसिडरेशन में है, कौन डिसीजन में है, एंड फाइनली उस पर वर्कआउट करके, वर्कआउट मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको सेल्स टीम से के थ्रू कॉल करना पड़े। आप ईमेल कर सकते हैं, आप उनको सेपरेटली एसएमएस कर सकते हैं। कुछ अगर ऑफर्स आए हैं, जो बंदा पर्टिकुलरली डिसीजन मेकिंग के फेज़ में है, जो कई बार आपके पेड कोर्सेज विजिट किया है बट वो किसी तरीके से वापस चले जाता है, बाहर आ जाता है, तो अल्टीमेटली आप उसको कोई एक पर्टिकुलर ओकेशन आता है तो उसमें आप उसको ऑफर दे सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर ऑफर इज़ वैलिड फॉर 1 और 2 डेज और इसमें आप इसको परचेज कर सकते हैं। देन डेफिनेटली उसके परचेज करने के चांसेस जो है वो मैक्सिमम हो जाते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम लोग प्रोवाइड करते हैं, हमारे जो भी इंस्टीट्यूट्स हमसे जुड़ते हैं उनको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। ओके, बहरहाल वापस हम इस चीज़ पे आते हैं कि ये जो प्रोसेस हमने देखा, अवेयरनेस, फिर कंसिडरेशन, देन डिसीजन, और बेस्ट थिंग इज़ टू हैव अ सेल्स टीम विच कैन वर्क ऑन ऑल सच थिंग्स। गेटिंग दिस? तो ये हो गई आपकी एक चीज़। नाउ कमिंग टू द लास्ट स्टेप विच एक्चुअली इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। अगर ये स्टेप आपकी सही नहीं है तो आपकी सेल्स का, आपकी मार्केटिंग का कोई सेंस नहीं है। एंड डेट दिस पर्टिकुलर स्टेप इज़ नथिंग बट द वैल्यू प्रपोजिशन। आपको अपनी जो वैल्यू है, जो आप अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, डेट वैल्यू शुड बी वेरी 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 हाई। उस वैल्यू के साथ आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। जिस दिन कोई एक स्टूडेंट या कोई एक कस्टमर आपको ज्वाइन कर रहा है, उस दिन से जो उसका एम है, जो कस्टमर का एम है, जो स्टूडेंट का एम है, वही एम आपका होना चाहिए। उसका एम है लेट सपोज कोई पर्टिकुलर एग्जाम को क्रैक करना, तो आपका एम होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर एग्जाम को, उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को किस तरह से हम क्रैक करा सके। और इसके लिए जो भी कुछ ज़रूरी है वो सारी चीज़ें, सारे लेक्चर्स, सारे वीडियो लेक्चर्स, सारे कंटेंट, सब कुछ, एवरीथिंग इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर, वो आपको उसको प्रोवाइड करना है। ओके, तो जो भी आप डिलीवर कर रहे हैं, ये जो स्टेप है, दिस पर्टिकुलर स्टेप इज डेट ऑफ द डिलीवरी। ओके, तो जो भी आप डिलीवर कर रहे हैं, डेट शुड बी ऑफ वेरी वेरी हाई वैल्यू टू देम। जितना वो प्राइस पे कर रहा है उससे कहीं ज़्यादा की वैल्यू आपको उसको प्रोवाइड करनी है। और यही चीज़ इनफैक्ट जो रिपीट और रेफरल जो लाती है वो यही चीज़ लेके आती है। देखिए इस चीज़ को समझिए, व्हेन
व्हेन यू द डिलीवरी इज इक्वल टू द प्रॉमिस, आपने जो डिलीवर किया दैट इज इक्वल टू द प्रॉमिस, जो आपने प्रॉमिस किया वही सारी चीज़ें आपने डिलीवर किया, ओके, देन द कस्टमर इज सेटिस्फाइड, ओके, एंड दिस कम्स अंडर कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर इज कम्प्लीटली सेटिस्फाइड, और ये आपके प्रति न्यूट्रल रहेगा। व्हेन द डिलीवरी इज ग्रेटर देन प्रॉमिस, जो चीज़ आप डिलीवर कर रहे हैं अगर आपने जो प्रॉमिस किया है उससे कहीं ज़्यादा आप डिलीवर कर रहे हैं, देन इट विल रिजल्ट यू टू द कस्टमर डिलाइट। ये सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, ये आपको इंश्योर करना ज़रूरी है डेट योर कस्टमर शुड बी डिलाइटेड। आप जो भी कुछ प्रॉमिस किए हैं उससे कहीं ज़्यादा आप डिलीवर कर रहे हैं, एंड मेक श्योर कि मार्केटिंग में, सेल्स में ये सारी चीज़ें आप अवॉइड करें कि जो चीज़ आप डिलीवर नहीं कर सकते उस चीज़ को आपको कभी भी अपने कस्टमर को नहीं बताना है कि हम ये चीज़ आपको देंगे। आप जितना दे सकते हैं उससे हो सके तो थोड़ा कम ही बताइए, ज़्यादा मत बताइए, ओके। ये बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है, आपको सही वैल्यू उसको प्रोवाइड करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है। एंड व्हेन द कस्टमर इज डिलाइटेड इट विल रिजल्ट टू रेफरल और रिपीट, ओके। अगर कोई कस्टमर डिलाइटेड है तो वो डेफिनेटली फिर रिपीट करेगा, हो सकता है 11th में उसने आपके पास क्लास की तो 12th में फिर से आपके पास करेगा, और साथ ही साथ वो रेफरल देगा, अपने 4 स्टूडेंट को और बताएगा कि यार मैंने दिया तो इतने, मैंने सपोज मैंने 10,000 रुपीज़ दिया बट मैंने कम से कम 15,000 रुपीज़ का मैंने वसूल कर लिया। ये चीज़ आपके कस्टमर को, आपके स्टूडेंट्स को आपके लिए बोलने को होना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, और यहीं से रेफरल और रिपीट आता है जो कि सबसे बड़ा पार्ट होता है सेलिंग का, ओके। जो चीज़ अगर कोई अगर फ्रेंड मेरा बोल दे कि इस पर्टिकुलर एकेडमी को ज्वाइन कर मैंने किया है बहुत अच्छा है, वो सबसे ज़्यादा मेरे लिए वो चीज़ मायने रखेगी रादर देन कि मैं XYZ एकेडमी की मार्केटिंग देखूँ या फिर उसके सेल्स वालों को देखूँ, ओके। तो रिपीट और रेफरल इस पे काम करना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए ये ज़रूरी कि जो आप डिलीवर कर रहे हैं डेट शुड बी ग्रेटर देन द प्रॉमिस। और अगर आपकी डिलीवरी इज लेस देन द प्रॉमिस देन डेफिनेटली दिस कस्टमर इज़ नॉट सेटिस्फाइड, और ये कस्टमर जो है ये आपके रिव्यूज़ ख़राब करेगा, आपको रिफ़ंड की डिमांड करेगा, और हो सकता है कि आपका बहुत ज़्यादा नाम ख़राब हो और आगे आपको कोई फिर प्रेफर करना बंद कर दे, ओके। सो ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, वैल्यू प्रपोजिशन। जो आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को डेट मस्ट बी वेरी वेरी हाई, डेट मस्ट बी इनफैक्ट मोर देन द प्रॉमिस यू हैव डिलीवर्ड, देन इट विल लीड टू द रेफरल एंड रिपीट। सो यही वो 3 स्टेप्स है जिनके थ्रू आप अपनी सेल्स को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं, आप अपने इंस्टीट्यूट को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाके ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहली स्टेप जैसा मैंने बताया लीड जनरेशन, उसके लिए सही मार्केटिंग प्रैक्टिसेस सेलेक्ट करना, देन कम्स द सेल्स प्रैक्टिसेस, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द हाई वैल्यू प्रपोजिशन फॉर योर कस्टमर्स। तो ये सारी चीज़ें आप यूज़ करके एक प्रॉपर सिस्टम बना के, एक SOPs बना के आप इन सारी चीज़ों को अपने इंस्टीट्यूशन में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए, कुछ आपकी क्वेरी है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कुछ आपको लगता है कि कोई आपको अगले वीडियो में किसी चीज़ का जवाब चाहिए तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में डालिए, एंड डेफिनेटली आई विल ट्राई कि अगला वीडियो जो है हमारा उसी टॉपिक पर रहे। सो आई होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर योर ग्रोथ ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू सो मच।